तो बजट पेश हो चुका है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इससे बेहतर बजट मौजूदा परिस्थितियों में नहीं हो सकता था। विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब देने के लिए देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अब से कुछ ही देर में न्यूज नेशन पर जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे आपसे जुड़े तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आम बजट से क्या अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिला? एक और कोरोना महामारी से जंग तो दूसरी ओर कृषि सुधार पर मचे सियासी संग्राम के बीच आज अगले साल का बजट देश के सामने आ चुका है। बजट से भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब के आगे मेक इन इंडिया का जोर होगा, इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। Public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। To 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cakes and animal feed additives. देश का पहला पेपरलेस बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 2.0 के तीसरे बजट को मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा और सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। नए दशक के पहले बजट में जहां न्यू इंडिया की छाप दिखाई दी, तो वहीं आत्मनिर्भर भारत का तड़का भी दिखाई दिया। कोरोना काल के बाद आए इस पहले बजट में वो 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, बजट में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स को लेकर है। कोई बदलाव नहीं है, यानी पहले की तरह ही अब टैक्स देना होगा। दूसरा बड़ा ऐलान बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पेंशन और ब्याज से हुई आमदनी पर अब टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। हेल्थ सेक्टर का बजट 135% बढ़ा है और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हुई है। बजट में 1.5 लाख युवाओं को नौकरी की बात कही गई है, तो वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को एमएसपी का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। साथ ही किसानों को 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी। अब सभी मजदूर ईएसआई के दायरे में आएंगे। 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही गई है। 27 शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जबकि छोटे शहरों में मेट्रो, न्यू मेट्रो लाइट जैसी नई परिवहन व्यवस्था शुरू होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के लिए IPO लॉन्च होगा। बीमा कंपनियों में 74% FDI यानी विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। पूरे देश में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे, तो वहीं लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। उज्ज्वल योजना में 1 करोड़ नए कनेक्शन मिलेंगे। 3 साल में स्कीम से 100 नए जिले जुड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। बजट में कई विदेशी सामानों के आयात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने के लिए देश में बड़े सामानों से ड्यूटी कम की गई है। बजट के बाद जिन सामानों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, उनमें मोबाइल चार्जर, हेडफोन, सोलर इन्वर्टर, जूते, लेदर से बने सामान हैं, जबकि नायलॉन के कपड़े, स्टील के बर्तन, पेंट, पॉलिस्टर के कपड़े, सोना चांदी सस्ता होगा। बजट में पेट्रोल 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। इसे एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस का नाम दिया गया है। हालांकि इससे आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में साफ किया है कि सेस लगाने से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट के दिल में गांव और हमारे किसान हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी APMC को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है।
ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। पीएम मोदी ने वित्तीय स्थिरता के साथ तालमेल बैठाते हुए बजट के आकार को बढ़ाने पर टीम सीतारमण को शाबाशी दी। पीएम ने कहा है कि मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद देश की जनता पर कोई भी बोझ नहीं डाला गया है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। बजट को बाजार ने भी सलामी दी है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी शानदार बढ़त रही। सेंसेक्स करीब 2314 अंकों के बढ़त के साथ 48,600 के स्तर पर बंद हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। तो 2021 का बजट आपके लिए कैसा रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सर। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका न्यूज़ नेशन पर। सर, सबसे पहले जो आम भारतीय है जो बहुत ज्यादा उम्मीदें करता है बजट से हर साल, उसके लिए इस बजट में क्या कुछ खास जो आप बताना चाहें? देखिए, पूरा बजट जो है वो ग्रोथ के लिए है और ग्रोथ जब होगी तभी आम आदमी को फायदा होगा। ग्रोथ के साथ जॉब्स बनती हैं, ग्रोथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और ग्रोथ के साथ हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन बढ़ता है। तो अगर आम आदमी का फ़ायदा करना है तो देश का फ़ायदा करना ज़रूरी है। और ये पूरा बजट जो है, आप इसको ध्यान से पढ़िए तो पूरा बजट ही आम आदमी के लिए डिवोटेड है। सर, यही वजह है क्या कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है? बहुत ज़रूरी है ये समझना कि देश में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आवश्यक था और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और बजट में बहुत फोकस रहा ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल्कि एसेट मोनेटाइजेशन पर, कि जो जो एसेट्स बन चुके हैं उनको गवर्नमेंट बना लेती है पर ऑपरेट और मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को लाना आवश्यक है जी। और दूसरा कि स्टेट्स को भी नज करना है कि वो एफिशिएंट तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर करे, इसलिए पीपीपी के लिए उनको सहायता देंगे। तो हर तरह से ये बजट देखिए तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस रहा है, रेल, रोड, एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, स्पोर्ट्स, स्टेडियम, सब पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको ग्रोथ फॉर्मेशन पे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोथ पर ले जाएगा। अमिताभ सर, पीपीपी की बात सर हम पिछले कई बजट से लगातार देख रहे हैं। यूपीए के वक्त भी पीपीपी की बात होती थी, खासकर रेलवे में, अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन राज्यों का जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। क्या आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि राज्य भी आगे आएंगे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? और एक सवाल और सर जो विपक्ष उठा रहा है वो ये कि अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट थे उनको बेचने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन को कहूँगा, जहाँ स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है और जहाँ स्टेट्स पैसा लगा रहा है और गवर्नमेंट उस पर पूरा फोकस कर रहा है। पर अगर एफिशिएंट इकोनॉमी चाहिए तो बिजनेस एरियाज तो प्राइवेट सेक्टर को करने चाहिए। अब कोल माइनिंग करनी है या फिर आपको मिनरल्स चलाने हैं या फिर आपको एफिशिएंसी लानी है तो वो तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से चलेगा। गवर्नमेंट तो चला नहीं सकता ना प्राइवेट सेक्टर की तरह। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और हेल्थ को लेकर आने वाले वक्त में किस तरीके के व्यापक बदलाव नजर आते हैं और वो बदलाव होने बेहद जरूरी हैं जो वक्त की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अमिताभ कांत साहब को तो आपने सुन लिया, लेकिन इन सब के बीच नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने आम बजट को लेकर न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की। उनके मुताबिक ये बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करेगा। जो 100 साल में नहीं हुआ वो इस बजट में हुआ है। खास बात यह है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया गया है। क्या कुछ और कहना है राजीव कुमार का, सुनिए जरा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया और जनता के लिए एक ऐसा बजट पेश किया जिसने मिसाल कायम की है, खासतौर पे उस सेक्टर के लिए जो कि कोरोना से इफेक्टेड था, यानी कि आर्थिक हालात और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। हमारे साथ में राजीव कुमार जी हैं, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये आम जनता का बजट नहीं था? क्या ये आर्थिक सुधार के लिए बजट था? आम जनता का बजट वही होता है जो आर्थिक सुधार का बजट होता है, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था को गति मिले, आर्थिक गति आए और जिससे कि रोज़गार जो है वो जनरेट हो सके, रोज़गार पैदा हो। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता का बजट आज के हालात में वो है जिससे कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, उसको और सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि हमारा जो पेंडेमिक के विरुद्ध जो हमारे जो अपने काम कर रहे हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो और ठीक से चल सकें और सारे राज्यों में, छोटे शहरों में एक ऐसा ढांचा तैयार हो सके कि जब कभी भगवान न करे मगर अगर कभी और ऐसा पेंडेमिक का आघात होता है तो हम उससे तैयार रहें, अच्छी तरह से तैयार रहें। तो ये हर मायने कर में ये एक आम जनता का बजट है और हर मायने कर में ये वो बजट है जिससे कि हमारे देश में रोज़गार बढ़ाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी और जिससे कि हमारी जो आर्थिक गति है वो बढ़ेगी और हिंदुस्तान दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में एक नई रोशनी की तरह दिखेगा और आगे बढ़ेगा। सर, सेस को लेकर हम बात करते हैं, अगर एग्री सेस को लेकर के, इससे आम जनता का कितना सरोकार है? क्या इससे आम जनता के किसी न किसी पॉकेट पर बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये बजट में बहुत बात साफ कर दी गई है कि जो एग्री सेस लगा है 2.5 रुपये का पेट्रोल पर और 4 रुपये का डीजल पर, इसको किसी तरह से भी आम उपभोक्ता पर असर इसका नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसका अभिप्राय ये है कि ये जो हमारी मौजूदा एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ रद्दोबदल होगी जिससे कि वो उसको इसमें एब्जॉर्ब हो सके। तो वो करों का स्ट्रक्चर बदला गया है, ना कि कर बढ़ाए गए हैं और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो सेस आएगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जो रकम आएगी उसको हम जो है वो APMCs की मंडीज़ को सुदृढ़ करने में लगा सकेंगे। 1000 मंडीज़ को हम ई-नैम में जोड़ने के लिए लगा सकेंगे। हम जो है वो जो हमारी जो ग्राम सड़क योजना है, जो हमारी जो और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतरी करने के लिए लगा सकेंगे। और इस बीच सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को विजनरी बताया। उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब बजट के मसले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर आप लोगों ने आगे क्या एजेंडा बनाया है, क्योंकि एक बड़ा ऐलान स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर हुआ है। देखो, स्क्रैपिंग पॉलिसी ये हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन है। ये 20 साल और पुराने अगर सबका अगर व्हीकल की संख्या निकाले तो 1 करोड़ है। ये देश में काफ़ी पोल्यूशन करता है। आप याद करिए, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर ली तो 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज था, अब 80 किलोमीटर है। तो पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल कॉस्ट कम होगी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी। अभी 15 साल पुराना 20 साल पुराना ट्रक रोज़ रोज़ मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसका कोई 5-5 7-7 साल कुछ नहीं होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है और ये स्क्रैप करने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 30% बढ़ेगी। तो आज जो रोज़गार है वो बढ़ेंगे। अभी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी तक सबसे देश में ज़्यादा रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है। और आज वित्त मंत्री जी ने जो हमारे जो इंपोर्ट होते थे ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट, उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। तो नेचुरली इससे एंसिलरी MSME इसमें डेवलप होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हिंदुस्तान ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 का हब बनेगा और निश्चित रूप से रोजगार निर्माण होंगे। चुनावी राज्यों के लिए बजट खोल दिया, खजाना खोल दिया। अगर देखा जाए तो 2,27,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया। सबसे गलत बात यह है कि वो मेरे रोड के प्रोजेक्ट है। मैं आपको पूछता हूँ, मैं बिहार में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 2-2.25 लाख करोड़ के बना रहा हूँ, गुजरात में 1.5 लाख करोड़ के बना रहा हूँ, आंध्र में 2 लाख करोड़ के कर रहा हूँ, तेलंगाना में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, उत्तर कश्मीर में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, दिल्ली में केवल मैं 60,000 करोड़ के दिल्ली के आजू बाजू में रोड बना रहा हूँ। तो अब वित्त मंत्री सब थोड़ी कह पाएगा, उन्होंने 3-4 उधर राज्यों का कहा है। तो ये ऐसा नहीं में तो कोई सानी है नहीं, आपका काम दिखता भी है, सड़क पे काम दिखता है। केरल और बंगाल की घोषणा की, आसाम की, उसके साथ बाकी राज्यों में उससे ज़्यादा काम हो रहा है। रेखा आपकी क्या होगी मंत्रालय के आने वाले दिनों में? कुछ नहीं, जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें 5 लाख करोड़ का
5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 111 लाख करोड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम बनाएंगे और निश्चित रूप से इस देश को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प है वो पूरा करेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, विनिवेश को लेकर पूछूंगा। एयर इंडिया को भी बेचने की प्लानिंग आप लोगों ने कर ली है, सरकार निशाना साध रहा है, विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं आपके ऊपर। पूछना चाहता हूँ, जब 70,000 करोड़ के हवाई जहाज आपने क्यों खरीदी किए? जब गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनके लिए पैसे नहीं दिए आपने? सिंचाई प्रकल्प नहीं बनाया? गांव में बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, उसके लिए पैसे नहीं दिए और 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा देश पे लाया। और मुझे बताइए, जब ये पहले इंडियन एयरलाइंस थी तो नागपुर मुंबई का टिकट था 8,000 और अब सब लोग आए तो हो गया 2,500। फ़ायदा हुआ। मोबाइल फ़ोन के लिए पहले 65 रुपये लगते थे, अब 40 पैसे लग रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये 80,000 करोड़ का कर्जा एयर इंडिया पर लेकर पूरा एयर इंडिया का बैंड बाजा बजा दिया। अब मुझे बताओ, यही पैसा है, ये गरीबों के हितों के लिए नहीं खर्चा होना चाहिए क्या? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए पैसा नहीं जाना चाहिए क्या? हमारी पैथोलॉजी मेडिकल लेबॉर्ट्री के लिए पैसा नहीं जाना चाहिए क्या? हमारी एकलव्य विद्यालय और स्कूलों के लिए पैसा नहीं जाने वाला चाहिए? जिन लोगों ने पूरा देश का बैंड बाजा बजाया और वो पैसा पूरा एयर इंडिया को भी डुबा दिया और पूरा ये कर दिया, वो पैसा तो पहले अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हुआ है और पहली बार हम ऐसे जो नॉन वायबल है ऐसे पैसे को अब सरकारी खजीने से हम गरीबों का कल्याण करें कि पगार दे लोगों का? तो हमने सही निर्णय किया, गरीबों के हितों में निर्णय किया। हमसे बातचीत करने के लिए तो गरीबों का ये बजट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए, सरकार की तरफ से तमाम सफाई तो दी गई है, लेकिन अभी भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस बजट को लेकर तो सवाल का जवाब इस वक्त वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दे रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया का। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर का जो मंत्र दिया है उसमें उनका सबसे बड़ा सपना है आत्मनिर्भर भारत। कैसे बजट आत्मनिर्भर भारत के गोल को पूरा करता है? देखिए, पहली तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि महामारी के समय देश की जनता की जान बचाई जा सके, फिर अर्थव्यवस्था को बचाए। मोदी जी ने जान बचाने का काम भी किया। दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम है तो भारत उन देशों में से एक है। और इस अर्थव्यवस्था को वी शेप रिकवरी की बात की जाए तो बड़ी तेजी के साथ वो भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। और इस बजट में सबसे बड़ी चुनौती थी कि किया क्या जाए। अगर जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना है, नए कर नहीं लगाने हैं, तो सरकार की आमदन कैसे बढ़ेगी और सरकार निवेश अपना कैसे बढ़ाएगी। हमने अपने खर्चे को, दीपक जी, बढ़ाया 34.5% ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने वाले हैं। मान लीजिए सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, रेलवे पर 1,10,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रहे हैं। जल जीवन मिशन पर हर घर में नल देने के लिए और जल देने के लिए 50,000 करोड़ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% वृद्धि ज्यादा है, यह अपने आप में बड़ी बात है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर। और तो और किसानों के लिए 65,000 करोड़ का पीएम किसान सम्मान निधि में प्रावधान किया। एग्रीकल्चर सेस लगाने जा रहे हैं ताकि किसानों के लिए कृषि का आधारभूत ढांचा बनाकर दे सकें। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ रुपए रखा है, जो कांग्रेस के 30,000 करोड़ के मुकाबले दुगने से ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे कदम हम उठाने जा रहे हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा भी होगा, रोजगार भी पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को तेजी भी मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी इकोनॉमी वी शेप में जा रही है, इसीलिए आईएमएफ ने कहा है कि भाई 11% की ग्रोथ रेट को हम पा सकते हैं। मेरा सवाल है आम जनता से समझने के लिए, वो ये कि वी शेप इकोनॉमी का क्या मतलब है। और आपके क्रिटिक्स यानी विपक्षी दल कहते हैं वी नहीं जा रही है तो ऊपर नहीं जा रही है, के शेप जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्या ये वस्तुस्थिति है? देखिए, आंकड़ों को कोई झुटला नहीं सकता और आंकड़े स्पष्ट दिखा रहे हैं कि जो पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में -23.9% ग्रोथ दर थी, -23 थी, वो अगले क्वार्टर में, अगली तिमाही में -7 रह गई
और इस पिछली तिमाही में मुझे निश्चित तौर पर लगता है उससे अच्छी रही होंगी, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा लगातार 4 महीने तक आई। जनवरी महीने में 1,20,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन थी, दिसंबर में 1,15,000 करोड़ थी, अक्टूबर नवंबर में 1 लाख और 1,05,000 करोड़ थी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे कर रही। तो वी शेप का मतलब है पहले नीचे आई, अब तेजी के साथ ऊपर जा रही है। ये है वी शेप रिकवरी। और ये इसलिए भी दिखती है कि अगर आप अधिकतर सेक्टर्स में देखें तो कंपनियां अच्छी कर रही, आपकी शेयर मार्केट अच्छा कर रही है। और पिछले कई वर्षों में पहली बार ये हुआ कि बजट आने के बाद मार्केट रिकॉर्ड 2000 अंक उछाल मारी हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने बोल्ड डिसीजंस लिए। कड़े और बड़े निर्णय लेने के लिए मोदी जी को जाना जाता था, और इस बार भी बड़े निर्णय लेने में मोदी जी पीछे नहीं हटे, और ना ही मोदी सरकार पीछे हटी। हम देश में स्वास्थ्य का ढांचा भी सुदृढ़ करेंगे, सड़क और रेल का भी करेंगे, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उससे भी मुक्ति दिलाने का काम स्क्रैपेज पॉलिसी के माध्यम से कर रहे हैं। और तो और नई बसें भी 20,000 के लगभग खरीदेंगे, जिससे गरीब आदमी को बसों में आने जाने के लिए अच्छी सुविधा शहरों में मिले। मेट्रो लाइनों को लगभग दुगना करने का हम टारगेट रख के चल रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की आय को दुगना करने के लिए जहां हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया कि लागत प्लस 50% मुनाफा दिया, फिर पीएम किसान सम्मान निधि में हमने 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों को अब तक दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 70,000 करोड़ का मुआवजा मोदी सरकार में मिल चुका है। और यही नहीं, खाद और बीज इसकी कोई कमी नहीं आने दी। इस बार भी बजट में हमने 16.5 लाख करोड़ रुपया सुलभ ऋण की सुविधा किसानों के लिए की है। जो हमने आत्मनिर्भर पैकेज में कहा था कि 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देंगे, हमने पिछले 4 महीनों में वो भी बना दिए। 2 लाख करोड़ रुपया किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड में भी दे दिया। और फिर पशुपालन हो, डेयरी हो, मछली पालन हो, इस सब के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि किसान की आय और बढ़ सके, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले की आय बढ़े। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ किया ताकि उसको जब खाली वक्त हो तो मनरेगा में दिहाड़ी भी लगा सके। हर तरह से प्रयास किया है कि किसान की आय को दुगना भी करें, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर और महिला की आय भी बढ़े। तो महिला और नौजवान और किसान तीनों के लिए हर तरह का प्रयास इस बजट में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने आपदा में अवसर की बात कही, अवसर एक ये भी है कि हम कितनी जल्दी वैक्सीनेशन लोगों का करते हैं। आपने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखा है। वित्त मंत्री जी यानी आपके मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है अगर और जरूरत पड़ी तो और पैसा लगेगा। क्या शुरुआती 35 करोड़ जिनको हम वैक्सीनेशन का टारगेट रख रहे हैं इस साल में, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? और क्या सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी कम से कम पहले लॉट में? देखिए, पहले ये था कि जब कोविड महामारी आई, हमने 15,000 करोड़ रुपए सबसे पहले देश भर में दिया सभी राज्यों को। पीपी किट खरीदने के लिए दिया, मास्क खरीदने के लिए दिया, वेंटिलेटर खरीदने के लिए। फिर हमने कोविड वॉरियर्स की 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी करा कर दी, और भी सारे कदम उठाए, जान बचाने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। जहां एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, दीपक भाई वहां पर आज भारत की पूर्ति भी करते हैं और भारत से विदेशों को भी हम भेज रहे हैं। इसी तरह से भारत आज 2 कोविड वैक्सीन बना चुका है, यहां पे निर्माण करके अब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को दे चुका है। ये मोदी जी ने वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है उसको पूरा करके दिखाया है। अपने लोगों को भी विदेश के लोगों को भी करने का काम किया। हिंदुस्तान के लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 35,000 करोड़ दिया है, आगे भी देने की जरूरत पड़ेगी तो देंगे। जैसे दिल्ली में अभी एक सर्वे आया कि हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, हर तीसरा व्यक्ति शायद यहां पर अब उसमें वो स्तर आ चुका है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ेगा हमें कितने लोगों की वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मोदी जी ने जान बचाने का काम किया है, आगे भी करेंगे। अर्थव्यवस्था को भी बचाया है और आपदा में अवसर ढूंढकर जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है, हम उसको भी पूरा करेंगे। एक सवाल मैं आपसे क्रिकेट टर्म में पूछता हूं। कई बार बोला कि अब तो टीम इंडिया की तरह बैटिंग करेगी टीम मोदी, तो आज वित्त मंत्री जी कैसा खेली? पुजारा की तरह खेली, पंत की तरह खेली, शुभमन गिल की तरह खेली? क्योंकि आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता, आप तो खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। कैसे खेली आज निर्मला सीतारमण जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर? मुझे लगता है शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है।
और अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में कहूं तो आपकी शेयर मार्केट ने वो संदेश दे दिया, सभी टीवी चैनल्स ने संदेश दे दिया कि पूरे देश ने इस बजट का स्वागत किया है। इसका मतलब यह है निर्मला सीतारमण जी मैन ऑफ द मैच बनी है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। ठीक है, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी है अनुराग जी।